यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आती है तो वो मुस्लिम इशू करके उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और इसीलिए वो बार बार जा करके राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, नड्डा ने भी कह दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिमाचल ने भी कह दी, उत्तराखंड ने कह दी, अमित शाह भी कहते रहे हैं। तो ये तमाम बातें जैसे मुस्लिम इश्यूज हो। दोस्तों, पूरे देश में यानी गुजरात में, गुजराती देश है, वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, वोट डलना शुरू हो गए हैं, काफ़ी वोट पड़ गए हैं। अब जैसा भी हुआ शुरुआत हुई है, वादे वादे वादे, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं। अब उन वादों का पूरा होना कितना होता है, इतने साल हो गए देखते हुए, जितने वादे होते हैं वादे 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 हैं, वादों का क्या यही होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसके पछ पर्दा बीजेपी अपना गेम खेलती चली जा रही है। बात करते हैं हम ZK फैज़न साहब ने हमारे साथ हैं, आप देखते ही रहते होंगे, और 2 दिन का खैर मकदम करते ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, ये कॉमन सिविल कोड का एक चक्कर चलाया हुआ है इन्होंने, जिसको कई बार ऐसा हुआ है, रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया कि लागू नहीं हो सकता है। यहाँ पर समझ लीजिए 72 फिरके, गोवा अलग है, यहाँ पर इलेक्शन चल ही रहा है, कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है। यहाँ पर कहने का मतलब कितने जातियाँ हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है यहाँ पर, उसमें यूनिटी की बात करते हैं, गांधी जी ने भी ये कहा है। लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात चली, जो कि RSS का बहुत पुराना एजेंडा है कि एक कॉमन सिविल कोड यहाँ पर लागू हो, यानी सब चीज़ें एक कानून पूरे देश में हो, जो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कबायली भी हैं, आदिवासीज भी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक आप छोड़ दीजिए, तो और भी कई फ़िरके हैं जिनमें अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो कॉमन सिविल कोड का क्या है, जबकि लॉ कमीशन जो है वो भी इसको। अनिल साहब देखिए, ऐसा है जी 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 वो आप बोलें कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम गर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। तो अब हिंदुस्तान के आवाम, हिंदुस्तान के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमज़ोरियां हैं उस पर बात न करे, महंगाई, बेरोज़गारी, GST, नोटबंदी, ये तमाम इश्यूज़ ना आए, तो उसको ज़ाहिर चीज़ उसकी स्ट्रेटजी में बार बार ये कहता हूँ, वो उलझा के रखना चाहती है इन इश्यूज़ पर जो झूठे इश्यूज़ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ये है कि अभी आप ने गुजरात का नाम लिया, कल राजनाथ सिंह ने गुजरात में फिर वो बात कही, इससे पहले वो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने वो बात वहाँ पर गुजरात में कही थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। वो इलेक्शन के मैं बता रहा हूँ कि जब उत्तराखंड में इलेक्शन था तो वहाँ पर उन्होंने वही बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हिमाचल में था तो हिमाचल में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करेगी। ये हिमाचल ने भी कहा और एक उत्तराखंड ने भी कहा कि हमने कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी बैठेगी, क्या रिकमेंड करेगी क्या नहीं करेगी वो तो एक अलग मसला है। और ये जो है ये गुजरात में मैनिफेस्टो में अपने ले आए, और राजनाथ सिंह ने जो कहा वो उन्होंने कहा कि साहब पूरे देश में तमाम सूबे इसको नाफिज करेंगे। अब मुझे अफसोस ये होता है कि सूबे क्या नाफिज करेंगे, राजनाथ सिंह को बोलने से पहले पढ़ लेना चाहिए, या तो ये मिस रिपोर्टिंग हो। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसका तस्करा आया है। पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें उसके जो आर्टिकल्स हैं जिसको आम ज़बान में दफ़ा आप कहेंगे, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दफ़ा जो है वो आर्टिकल के नाम से जानी जाती हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है। जैसा इसके नाम से ही, हेडिंग से ही जाहिर है कि स्टेट माने गवर्नमेंट, स्टेट माने सरकार। हिंदुस्तान की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आमतौर पर स्टेट क्या जब आता है तो कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाता है कि गुजरात स्टेट और यूपी स्टेट और बिहार स्टेट। नहीं, स्टेट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल एंडीवर, ये स्टेट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है कोशिश करेगी इन चीज़ों को लागू करने की। वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक कही गई हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन जैसे मैं खुद वकील हूँ तो लीगल उससे भी बात कही कि लीगल एड कमेटी एक होगी। जो लोग मुकदमे नहीं लड़ पा रहे हैं, गरीब हैं, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वकीलों की कोर्ट फ़ी वगैरह एक्सपेंसेस, तो उनको उसके लिए फ्री लीगल एड होगी।
कमेटी, तो उस पर काम उस पर हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पर सरकारें लगी हुई हैं। पंचायत के ताल्लुक से उसमें प्रोविजन था, पंचायत के सिलसिले में भी काम किया है, कैसे उसकी ऑटोनॉमी हो, क्या हो, तमाम वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो कैसे मैनेजमेंट में, उसकी बात भी उसके अंदर कही है। तो आपने देखा कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें हुई हैं। 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको कैसे तालीम दी जाए और कैसे उनका रखरखाव हो, तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं। न्यूट्रिशन के सिलसिले, मैटरनिटी के सिलसिले में बहुत सारी सरकार ने कानून बनाए हैं और उसको लागू किया है, लागू कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो कैसे सोशल आर्डर को बराबर से लाएं, न्यूट्रिशन कैसे हो और कैसे लोगों की हेल्थ बेहतर हो, ये तमाम चीज़ें, उसके अंदर इन्वायरमेंट कैसे बेहतर हो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में तमाम बातें कहेंगे। 1, 2, 3, 4 करके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक बातें ये सब कहेंगे, जो उन्होंने बताया डिटेल में कि ये सरकार कोशिश करेगी। तो उसी में है कि सरकार जो है आर्टिकल 44 जो है 44 आर्टिकल जो है उसमें यह है कि सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि कैसे पूरे मुल्क में एक सा सिविल कोड नाफिज हो। क्रिमिनल तो है ही है, वो तो अलग मसला है कि सिविल कोड कैसे नाफिज हो। अब ये सबके लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, अब उसको बदकिस्मती ये रही कि कुछ ऐसा बन गया और उसमें हमारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, हमारी जो मुस्लिम तंजीमें थे, उनके रिएक्शंस को लेकर के कि जैसे वो मुस्लिम इशू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आती है तो वो मुस्लिम इशू करके उसको प्रोजेक्ट करते हैं और इसीलिए वो बार बार जा करके राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, नड्डा ने भी कह दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिमाचल ने भी कह दी, उत्तराखंड ने कह दी, अमित शाह भी कहते रहे हैं। तो ये तमाम बातें जैसे मुस्लिम इशू हो, हालांकि ये मुस्लिम इशू नहीं है, ये सबके लिए है। आपको पता है कि हिंदू कवानीन, हिंदू मजहब जो है उसके कवानीन भी उत्तराखंड में कुछ और हैं जो फैमिली लॉज हैं, और हिमाचल, उत्तराखंड, मालूम है कि साउथ में कुछ और हैं, हमारे बिहार, यूपी में कुछ और हैं। तो ये कैसे नाफिज होगा, ये प्रैक्टिकली जहाँ तक अगर मुझसे पूछते हैं तो इम्पॉसिबल है। आपने कहा ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, मल्टी लिंगुअल मुल्क है, मल्टी रिलीजियस मुल्क है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ बोली बोलने वाले लोग, ज़बान, वो सब चीज़ें अलग हैं। इसमें एक मुस्लिम मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ठीक है, लाइए, हम तो एक बात कहते हैं कि ड्राफ्ट ले आइए, ये जनरल इशू है, जब ड्राफ्ट बना करके आप पेश करेंगे तो हम देखेंगे। अच्छी बात अनीस साहब ये है कि ये नड्डा भी बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह ने बोला, यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, अमित शाह भी बोल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, इट्स गुड साइन कि मुस्लिम्स का रिएक्शन इसके ऊपर अब की बार मैंने देखा कि उनका नहीं आ रहा है। गालिबन उन्होंने ये बात कहा कि भाई ठीक है, आपको जो करना हो करिए, आप बनाना है बनाइए, आप बनाएंगे, जब ड्राफ्ट आएगा उस पर बहस होगी तो हम भी बहस को देखेंगे। तो ये जो चीज़ चल रही है, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो है पन्नालाल बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1996 में केस उसके सामने आया था। बहुत सारे केसेस में रिजेक्ट कर चुकी है कि भाई ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको नाफिज करने का काम करेगी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हालात को देख करके। लेकिन उस केस में जिसका मैंने तस्करा किया अभी 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप स्टेट को इसकी कोशिश करनी चाहिए सरकार को, मगर मसला ये है कि वन गो अगर आप चाहते हैं तो ये तो मुमकिन नहीं, और दूसरा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। ये ख़ास बात थी, काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी अगेंस्ट द नेशनल यूनिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड इस्तेमाल किया। तो मुल्क की जो एकता है, अखंडता है, मुल्क की जो एकजहती है, उसके खिलाफ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड साबित होगी। ये बड़ी बात उसने कही, और एक नहीं, न जाने कितने उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अब लॉ कमीशन इसके लिए सरकार की एक बॉडी है, लॉ कमीशन अपॉइंट होता है और लॉ कमीशन के पास वो सब मैटर जाते हैं कि कानून साजी कैसे हो, कहाँ हो, और पर्टिकुलर इशू भी पूछा जाता है, वैसे क्या रिफॉर्म होना चाहिए, लॉ कमीशन को सजेस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में कानून बनता है, बनाया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी उसको रिफ़र किया गया है लॉ कमीशन को। लेकिन लॉ कमीशन, अभी जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि भाई जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन ने भी एडवर्स रिपोर्ट दी है कि भाई हमारे मुल्क में ये जो है ये चीज़ मुमकिन नहीं है और इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। जो भी उसके अल्फाज हैं, जो भी वर्ड्स, तो वो कहते हैं कि जो भी सजेशंस हैं आप इसको पार्लियामेंट में लाइए और इस पर बहस कीजिए।
उसको डिमांड किया है उन्होंने कहा अभी पार्लियामेंट जब शुरू होगी तो मैं उसके अंदर इस बात को रखूँगा कि भाई इस पे बहस होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं है, एक झुनझुना है, वो बजाने के लिए सरकार बजाती रहती है और वो अपने इंटरेस्ट में जब कोई बीजेपी गवर्नमेंट बजाती रहती है और ऐसा कुछ इंप्रेशन देने की कोशिश करती है जैसे मुसलमानों का इशू है। अच्छा, मुसलमानों को भी ज़रा, मैंने कहा ना कि एक अच्छा मामला आपकी मतलब मैंने देखा है कि उनके रिएक्शंस नहीं आए हैं इन सारे लोगों के बयानों पर, चाहे वो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात हिमाचल में की गई हो, उत्तराखंड में की गई हो, गुजरात में नड्डा का बयान आया और राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, इस पे रिएक्शंस नहीं आए। और अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि मैंने कई बार ये बात की, मैं तो अलीगढ़ के अपने खुतबे में बात कही थी, प्रेसिडेंट रिचर्ड ने मेरा खुतबा जो था सदारत का, कि जिसमें हिमाकत और शुजात की सरहदें बहुत पास से गुजरती हैं, एहतियात और बुज़दिली इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, एक लाइन खिंचती है। तो एहतियात ज़रूरी है, न सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट हो और हर वाक़ा ऑफ लाइफ में। मैं तो बराबर ये कहता हूँ, जज्बाती होकर काम नहीं चलता। और अब भी जैसे एक मसला आया था, आपने देखा होगा कर्नाटक का ही था, कि एक कॉलेज में जो है एक मुस्लिम लड़का था, उसको एक टीचर थे, उन्होंने उसको असल वर्ड क्या था वो तो मैं नहीं बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिला कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था गालिबन। हाँ वही मैंने भी वही पढ़ा यहाँ वहाँ तलाश करने वाले कि शायद उसको ओ मिस्टर कस्साब ऐसा कुछ कहा होगा, कुछ मजाक में कहा। तो लेकिन देखिए बिल्कुल मजाक में कहा। टीचर ने फौरन से पेशतर जब उसने रिएक्ट किया तो उसने माफ़ी मांग ली, जी। बड़ी बात है, और पूरे क्लास में माफ़ी मांगी और उसने कई बार माफ़ी को रिपीट किया और कहा आप तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं देख रहा था वीडियो, जब मैंने देखा कि लड़का लड़ता जा रहा है, ये वर्ड स्मार्टनेस जो है ना, इसको मैं कहूँगा ये भी गलत है। आपको पता है, मैं 2 मिनट 1 मिनट और वक्त लूँगा कि आपको यहाँ के जस्टिस काटजू जब सिटिंग जज थे तो उन्होंने कोर्ट में बोलते हुए कहा, लाइट मूड में कह दिया उन्होंने कहा कि भाई ये आर्गूमेंट कर रहा था वकील हमारा, तो उसने कह दिया कि भाई आप चाहते हैं तालिबानी नेशन इस मुल्क में हो, तालिबानी नेशन हम अलाउ नहीं करेंगे, समझा आपने। तो वो दाढ़ी वाड़ी पे बहस चल रही थी, दाढ़ी के इशू को लेकर के। उन्होंने कहा तालिबानी वो जो है वो कल्चर हम नहीं होने देंगे। तो ऐसा हुआ कि उस पर रिएक्शन, बड़ा हंगामा हुआ। आखिर जस्टिस काटजू ने कहा भाई मैंने नजराए मजाक की बात कही थी, और फिर लोगों ने रिप्रेजेंट किया। तो जस्टिस काटजू की बड़कपन देखिए कि उन्होंने माफ़ी मांगी, और मैं अनीसा बता रहा हूँ वो रिटर्न वो है, उन्होंने रिव्यू के लिए वो जब मैटर गया तो उन्होंने उसको रिव्यू उसी जज के पास जाता है, उन्होंने माफ़ीनामा अपना उसमें लिखते हुए आर्डर में, और उन्होंने रिव्यू दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, समझा आपने, और उससे अपने आप को अलग। लेकिन माफ़ी अपोलोजाइज का वर्ड है, बड़ी बात। मैं तो काटजू साहब को आज भी अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत बड़ा। वैसे टीचर ने फ़ौरन से पेशतर माफ़ी मांग ली और कहा मेरे बेटे की तरह हुई है, उस इशू को नहीं बढ़ने देना चाहिए था। खैर अच्छी बात यह है कि वो बढ़ा नहीं और उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, तो शायद वो भी एक वजह रही हो। हालांकि ये सब तो मज़ाक मजाक, बहुत सारी बातें इस तरह की अगर हों तो उसको अवॉइड भी करना चाहिए। तो अच्छी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से रही कि अब इनके रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। और मेरा तो कहना ये है कि हमारा इशू नहीं है, खूब लाइए, खूब बनाइए, जब ड्राफ्ट आएगा तो हम देखेंगे, सीधी बात। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम इशू, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी नहीं हो पाएगा इस मुल्क में, आप देख लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले फिर लेट के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।